बुद्धिज्म दुनिया का पहला रिलीजन था जो अपने जन्म स्थान से निकलकर दुनिया में दूर दूर तक फैल गया। बुद्ध की डेथ के बाद राजगढ़ में करीब 405 बीसी में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बना और ठीक 50 साल के बाद दूसरा काउंसिल वैशाली में बना। इन काउंसिल्स के बनने से बुद्धिज्म को इंडिया में फैलने में काफी मदद मिली। बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्ध की टीचिंग्स एंड रूल्स रेगुलेशंस को सुरक्षित रखने के लिए मंक्स समीक्षा करते थे और ये भी डिसाइड करते थे कि बुद्ध की बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। बुद्धिज्म के पांव और भी मजबूत हो जाते जब कोई राजा बुद्धिस्ट बन जाता, जैसे मिड 3rd सेंचुरी में राजा अशोक। 272 बीसी में जब अशोक ने राज्य की बागडोर संभाली और बुद्धिज्म को अपनाया तो सेंट्रल एशिया के लोगों ने बुद्धिज्म को अपना लिया। वैसे उन्होंने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए, मगर उनके लगाए हुए खंभों ने चमत्कार कर दिया। ये खंभे बुद्ध का मैसेज फैलाते और साथ ही सम्राट अशोक का भी। अशोक ने बुद्ध की एशेस को 84,000 स्तूपास में भी रखवाया ताकि लोगों को बुद्ध जैसे महान टीचर के बारे में पता चले। उन्होंने हजारों मंक्स को सरकारी खर्चे पर दूसरे देशों में भी भेजा। श्रीलंका के राजा टिस्सा के कहने पर ही अशोक की बेटी संघमित्रा सिलोन यानी श्रीलंका गई थी। वैसे अशोक के बेटे महेंद्र भी संघमित्रा से पहले श्रीलंका गए और श्रीलंका के लोगों को बुद्ध की टीचिंग से परिचित कराया। अगर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म बुद्धिस्ट सेलर्स के साथ समंदर से होता हुआ वहां पहुंचने लगा। 1st सेंचुरी एडी आते आते इंडिया और बर्मा का बिजनेस रिलेशन काफी बढ़ गया। उस वक्त बर्मा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था थाटन। बुद्धिस्ट सेलर्स के लगातार वहां जाने से थाटन थेरावाड़ा बुद्धिज्म का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया और धीरे धीरे थाटन से बुद्धिज्म निकलकर साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों जैसे थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस में अपने पैर जमाने लगा। वैसे तो बुद्धिज्म का असर साउथ ईस्ट एशिया पर 1st सेंचुरी एडी से ही दिखने लगा था, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया को बुद्धिज्म अपनाने में करीब 1200 साल लग गए। थेरावाड़ा बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में समंदर के रास्ते पहुंचा, जबकि महायान बुद्धिज्म लैंड रूट से सेंट्रल एशिया की तरफ चला गया। बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचाने में बुद्धिस्ट मर्चेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये मर्चेंट्स सिर्फ सामान ही नहीं बेचते बल्कि बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में भी बताते। लोगों की दिलचस्पी बुद्धिज्म में बढ़ती चली गई और इस तरह पूरे सिल्क रूट की सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुद्धिज्म के बारे में पता चला। उस जमाने में सारा बिजनेस इसी रूट पे होता था। इसे सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि एंशिएंट चाइनीज मर्चेंट्स इसी रूट से यात्रा करते थे और चाइनीज सिल्क बेचते थे। सिल्क रूट चाइना से शुरू होकर सेंट्रल एशिया होते हुए साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक जाने वाला जमीन का रास्ता था। नॉर्थ अफ्रीका से मर्चेंट्स समुद्री यात्रा करके रोम पहुंचते। इसका एक दूसरा रास्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होकर फारस की खाड़ी तक पहुंचता था, फिर समुद्री रास्ते से रोम तक जाता। जैसे जैसे सिल्क रूट पर बसे देशों के राजा बुद्धिज्म के बारे में और जानने लगे, उन्होंने बुद्धिस्ट मर्चेंट्स की होम कंट्रीज से मंक्स को बुलवा के टीचर्स और एडवाइजर रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। 1st सेंचुरी एडी में कुशन एम्पायर हिंदू कुश माउंटेन के आसपास के इलाके जैसे काबुल, गांधार, नॉर्दर्न पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ था, जो आज की 7 कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बराबर है। हिंदू कुश पर राज होने की वजह से कुशन इंडिया, चाइना, पर्शिया और ग्रीस के बीच होने वाले कारोबार को कंट्रोल किया करते थे। जब कुशन डायनेस्टी के सबसे बड़े राजा कनिष्क बुद्धिस्ट हो गए तो महायान बुद्धिज्म वहां तेजी से फैलने लगा। ग्रीस इन्फ्लुएंस वाले बुद्ध के स्टैच्यूज इसी बात के गवाह हैं। चाइना में 2nd सेंचुरी एडी आते आते बुद्धिज्म सबसे बड़ा रिलीजन बन ही चुका था। हालांकि डाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म भी उस वक्त के इम्पोर्टेंट चाइनीज रिलीजन्स थे। महायान बुद्धिज्म की आइकोनोग्राफी इंडिया और सिल्क रूट में 2 जगहों पर देखी जा सकती है। अजंता केव्स, जिन्हें 1817 में डिस्कवर किया गया, और डनहुआंग, जो चाइना में 1899 में मिली। अजंता में करीब 30 गुफाएं हैं जहां बुद्ध की शांत और डिवोशनल इमेजेस देखी जाती हैं, और डनहुआंग में करीब 500। जब 6th सेंचुरी ने दस्तक दी तब तक बुद्धिज्म जापान और कोरिया में भी घर बनाने लगा। जैसा कि बुद्धिज्म के साथ होता आया था, यहाँ भी बुद्धिज्म ने उस वक्त के सबसे पॉपुलर रिलीजन शिंटोइज्म के कई फीचर्स अडॉप्ट कर लिए। चाइना से थोड़ा नीचे और इंडिया से थोड़ा ऊपर है तिब्बत। यहाँ बुद्धिज्म 8th सेंचुरी एडी में आया। कहते हैं पद्म संभव नाम के बुद्धिस्ट गुरु ने इसकी शुरुआत की। तिब्बत में महायान बुद्धिज्म का एक नया अवतार देखने को मिला,
जिसे दुनिया आज मिस्टिकल और स्पिरिचुअल बुद्धिज्म के नाम से जानती है। बुद्धिज्म की इस ब्रांच में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। इन गुरुओं को लामा कहा जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म बहुत जल्द तिब्बत की सीमा से निकलकर मंगोलिया, रशिया, भूटान के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गया। यही नहीं, तिब्बतन बुद्धिज्म इंडिया भी वापस आया और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और धर्मशाला जैसी जगहों में छा गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान है पाला डायनेस्टी का। 8th सेंचुरी एडी में शुरू हुई पाला डायनेस्टी के राजा बुद्ध के फॉलोअर्स थे और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के संरक्षक भी। यूरोप में बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी तब फैली जब 1879 में सर एडविन आर्नोल्ड ने एक किताब लिखी जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। इस किताब में बड़ी खूबसूरती से सर एडविन ने बुद्ध की लाइफ, कैरेक्टर और फिलॉसफी के बारे में बताया है। इस किताब की वजह से यूरोप के लोगों को पहली बार बुद्ध के बारे में पता चला। 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत से बुद्धिस्ट मंक्स ने यूरोप का रुख किया और लोगों को बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने को कहा। 1950 में B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में काफी रुचि दिखाई। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की शुरुआत की और 1956 में एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में फॉर्मली उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया तो उनके 5 लाख सपोर्टर्स भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। आज पूरी दुनिया में करीब 350 मिलियन बुद्धिस्ट्स हैं और दिन पर दिन इनकी गिनती बढ़ती ही चली जा रही है।